हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलरिटी का एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। है ना, डिसइंटीग्रेशन हम लोगों ने देख लिया कि यूएसएसआर किस तरीके से टूटा, लेकिन यूएसएसआर के टूटने के बाद क्या क्या हुआ, है ना। वो 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स क्या खुशी खुशी रहने लग गई थी या उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, है ना। क्या उनकी इकोनॉमी राइज करने लगी या एकदम से नीचे गिर गई, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं आज, और कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे कि यूएसएसआर के टूटने के बाद क्या क्या होता है उन 15 अलग अलग कंट्रीज़ में, और दुनिया की पॉलिटिक्स कैसे चेंज होती है वो भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देखने वाले हैं। आप सबका स्वागत करता हूँ मैं अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबका हेल्प करता है आपका एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो आइए शुरू करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अरे चलिए, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन में क्या पता चल रहा है हम लोगों को। The collapse of the second world of the Soviet Union and the socialist system in Eastern Europe had profound consequences for world politics। ये बोल रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड के टूटने की वजह से, सोवियत ब्लॉक के टूटने की वजह से, वॉर्सो पैक्ट के टूटने की वजह से, या यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने की वजह से वर्ल्ड के ऊपर यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत सारे अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे। आइए देखते क्या क्या। लेट अस नोट हियर 3 broad kinds of enduring changes that resulted from it। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर। वैसे तो चेंजेस बहुत आएंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, लेकिन 3 बड़े बड़े चेंजेस हम लोग देखने वाले हैं कि 3 वो बड़े चेंजेस कौन से हैं जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अफेक्ट करेंगे ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट, इट मेंट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस। देखिए, कोल्ड वॉर के कन्फ्रंटेशन खत्म हो गया, आगे ना। 1945 से लेकर 1991 तक 2 बाहुबली थे हमारे पास, यूएसए और दूसरा कौन, यूएसएसआर। और इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो टेंशन चल रहे थे, जो कंपटीशन चल रहा था, इसको अपन क्या बोल रहे थे, इसी को तो अपन बोल रहे थे कोल्ड वॉर, बोल रहे थे क्या। अब ये जो कोल्ड वॉर था वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1991 में यूएसएसआर खत्म। यूएसएसआर खत्म का मतलब क्या, वॉर्सो पैक्ट खत्म। वॉर्सो पैक्ट के खत्म होने का मतलब क्या, कंपटीशन खत्म, और कंपटीशन खत्म होने का मतलब कोल्ड वॉर एंड। मतलब 1991 में वो प्रोसेस जो 1945 में स्टार्ट हुआ था, जिसको हम लोग कोल्ड वॉर कहते थे, उसका हो जाएगा एंड। देखिए क्या बोल रहा है, द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिस्ट सिस्टम वाज नॉट एन इशू एनीमोर। ठीक है, और जो अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि सोशलिस्ट सिस्टम भी उतना ही स्ट्रांग है जितना कैपिटलिस्ट सिस्टम है, और हो सकता था कि सोशलिस्ट सिस्टम जीते और पूरी दुनिया में सोशलिज्म फैल जाए, ये सपना का सपना रह गया। अब कोई आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट नहीं है ईस्ट और वेस्ट में, है ना। था ना कि भैया ईस्टर्न कंट्रीज या ईस्टर्न वर्ल्ड कहता था कि भैया सोशलिज्म पूरी दुनिया पे काबिज हो जाएगा, पूरी दुनिया में फैलेगा। ठीक है, दूसरी तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड कहते थे कि नहीं भैया हमारी आइडियोलॉजी तुमसे ज़्यादा अच्छी है, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी दुनिया में फैलेगी। ठीक है, लेकिन अब सीन क्या हुआ, यूएसएसआर हार गया, और जैसे यूएसएसआर हार गया तो ये यूएसए हो जाएगा स्ट्रांग, और यूएसए जैसे स्ट्रांग होने का मतलब है अकेला सुपर पावर रहेगा पूरी की पूरी दुनिया में, और यूएसए अब अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को पूरी की पूरी दुनिया पे काबिज कर देगा या फैला देगा। यानी कि हर जगह अब क्या आने वाली है, हर जगह अब कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी हम लोगों को देखने को मिलने वाली है आफ्टर 1991। तो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट खत्म हो गया, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच का जो डिस्प्यूट चल रहा था, है ना, कि तुम ज़्यादा अच्छे हो या हम ज़्यादा अच्छे, तो सबको पता चल गया कि भैया सोशलिज्म खत्म, यानी कि अब जो जीता वही सिकंदर, है ना। तो यूएसए और यूएसए की आइडियोलॉजी अब चलने वाली है। कोल्ड वॉर हैड ट्रिगर्ड अ मैसिव आर्म्स रेस। ठीक है, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में आर्म्स रेस थी, आगे ना, जिसके बारे में हम लोग पढ़ के भी आ चुके। कैसी आर्म्स रेस थी, इन दोनों के बीच में आर्म्स रेस थी डिफेंस के मामले में, और हम लोगों ने देखा था कि डिफेंस के मामले में यूएसए और यूएसएसआर बराबर थे। आगे ना, ये हाइड्रोजन बॉम्ब बनाता वो एक दो दिन में बना देता हाइड्रोजन बॉम्ब, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता वो बना देता। ठीक है, ये रॉकेट बनाता वो बना देता, ये AK-47 बनाता वो बना देता, ये गन्स बनाता वो बना देता, ये एम्यूनिशन बनाता वो बना देता। जितने वेपन्स इसके पास उससे ज़्यादा वेपन्स उसके पास, जितने वेपन्स उसके पास उससे ज़्यादा इसके पास। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मतलब न्यूक्लियर पावर स्टेट्स थे दोनों के दोनों, और दोनों एक दूसरे को डिफेंस में कम से कम क्या कर रहे थे, एकदम टक्कर दे रहे थे। कब से, 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने से लेकर 1991 तक। लेकिन अब सीन क्या हो रहा है, अब ये जो आर्म्स रेस थी ये होने वाली है ख़त्म। और ये आर्म्स रेस ख़त्म क्यों होने वाली है, और ये आर्म्स रेस इस वजह से ख़त्म होने वाली है क्योंकि यूएसएसआर खत्म हो गया। अब किसके साथ रेस करेगा यूएसए, तो आर्म्स रेस कौन जीता, यूएसए।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर्म्स रेस जीत चुका है ये वाली। द एंड ऑफ द कन्फ्रंटेशन डिमांडेड एन एंड टू दिस आर्म्स रेस एंड पॉसिबल न्यू पीस। और ये जो कोल्ड वॉर खत्म हुआ, कोल्ड वॉर के साथ साथ आर्म्स रेस खत्म हो गई और अब दुनिया के सांस में सांस है। दुनिया ने कहा कि चलो एक सुपर पावर खत्म हो गया, इसका मतलब यूएसए का डोमिनेंस तो आएगा, लेकिन दुनिया में कम से कम टेंशन नहीं रहेगी कि तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। सब लोग शांति से जिएंगे, पीसफुली जीने लग जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। सेकंड, पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड एंड देयरफॉर द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस आल्सो चेंज्ड। अब क्या बोल रहा है, पावर रिलेशन चेंज हो जाएंगे अब दुनिया में। पावर रिलेशन का मतलब क्या, पहले क्या थी, दो दुनिया थी लोगों की, एक यूएसए की दुनिया जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड बोल रहे हैं, एक यूएसएसआर की दुनिया जिसको हम लोग ईस्टर्न वर्ल्ड बोलते थे, आगे ना। वॉर्सो पैक्ट इसका मिलिट्री अलायंस था और नेटो, सीटो, सेंटो इसका मिलिट्री अलायंस था यूएसए का, है ना। अब सीन क्या है कि ये यूएसए है, वो यूएसएसआर है, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, यूएसएसआर के खत्म होने की वजह से पॉलिटिक्स में चेंज क्या आएगा, पॉलिटिक्स में चेंज ये आएगा कि बहुत सारे वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स अब ज्वाइन करने लग जाएंगे इनको, है ना, क्योंकि इन लोगों ने देख लिया ना अब क्या कि भैया ये वाला सिस्टम ज़्यादा बेहतर है सोशलिज्म से, क्योंकि सोशलिज्म जो है उसमें बहुत सारी बैकवर्डनेस है, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं है ना। तो अब सीन क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। पॉलिटिक्स चेंज होने का मतलब क्या, पावर रिलेशंस चेंज हो रहे हैं दुनिया में। कैसे, द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर लेफ्ट ओपन ओनली टू पॉसिबिलिटीज। ये बोल रहा है कि कोल्ड वॉर के खत्म होने के दो पॉसिबिलिटीज है, दो मेन पॉसिबिलिटीज है कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या होना है। एक पॉसिबिलिटी ये होगी क्या कि दुनिया में एक ही सुपर पावर बचेगा और वो सुपर पावर पूरे की पूरे दुनिया को कंट्रोल करेगा। एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कि इस सुपर पावर को, जो एक सुपर पावर बचा यानी कि यूएसए, इसको चैलेंज करने के लिए बहुत सारी पावर्स आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना एक ऐसी सुपर पावर बन के उभरेगी जो यूएसए को भी चैलेंज करेगी। इंडिया एक ऐसी सुपर पावर बन के उभरेगी जो यूएसए को चैलेंज करेगी। रशिया तो है ही अभी तक, रशिया एज अ सक्सेसर ऑफ यूएसए चैलेंज करेगी, है ना। या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे जो क्या करेगा, यूएसए को चैलेंज करेगी, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, आगे ना, जैसे कि ब्रिक्स क्या एक ग्रुप है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो क्या करेगी, मिल के काम करेगी यूएसए को पीछे छोड़ने के लिए, आगे ना। और कौन कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अरे नहीं, आसियान, आगे ना, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम वगैरह, उनका एक ग्रुप जो उठेगा यूएसए को चैलेंज करने के लिए। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि यूएसए पूरे की पूरी दुनिया के ऊपर क्या कर ले, कब्जा कर ले, है ना, इनडायरेक्टली वर्चुअली रूलर बन जाए दुनिया का। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाए, बहुत सारे पावर्स अलग अलग उठे और अब क्या करे, दुनिया में यूएसए के डोमिनेंस को, इन्फ्लुएंस को कम करे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं पॉसिबिलिटी क्या क्या है। आइदर द रिमेनिंग सुपर पावर यानी कि यूएसए वुड डोमिनेट एंड क्रिएट अ यूनिपोलर वर्ल्ड, है ना। यूएसएसआर खत्म होने की वजह से क्या हो जाएगा, यूएसए बचेगा अकेला सुपर पावर, अकेला सोल पावर इन द वर्ल्ड, और ये क्या करेगा, पूरी की पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है ना, जो कि मैंने समझाया आप लोगों को। दूसरा, डिफरेंट कंट्रीज और ग्रुप्स of countries could become important players in the international system, thereby bringing in a multipolar system where no one power could dominate। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है यूएसएसआर के खत्म होने की वजह से। पहली पॉसिबिलिटी क्या कि जो बचा हुआ सुपर पावर है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो पूरे की पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेंट हो जाए, है ना, और अपनी चलाए। ठीक है, वर्चुअली रूलर बन जाए, जो यूएसए बोलेगा वही करना पड़ेगा वरना धुलाई कर देगा वो। ठीक है, दूसरा क्या, टाइम के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे ग्रुप्स या ऐसी कंट्रीज उभरेगी जो यूएसए के डोमिनेंस को चैलेंज करेगी और दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड ना होकर मल्टीपोलर वर्ल्ड बनना लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 1945 से लेकर 1991 तक तो दुनिया बाइपोलर वर्ल्ड रही। ठीक है, और एक तरीके से हम लोग अगर देखें कि 1991 से लेकर 2000 तक दुनिया जो है यूनिपोलर वर्ल्ड रहेगी। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें एक ही सुपर पावर है, यानी कि कौन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसके बाद आफ्टर 2000
क्या हो जाएगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाएगा, जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे और जो चैलेंज करेंगे किसको, यूएसए को, उसके डोमिनेंस को। कोई दिक्कत, बढ़े आगे। चलो इसका आउटकम क्या हुआ देखते हैं हम लोग। दो पॉसिबिलिटीज थी कि इन दोनों में से कुछ एक होगा, तो होने वाला क्या है, होने वाला वही है, एक ही सुपर पावर खत्म, दूसरा सुपर पावर बचा। ये सुपर पावर जो बचा हुआ है यूएसए, ये अब काबिज होने वाला है पूरी दुनिया पे, पूरी दुनिया पे यही कंट्रोल करेगा। आइए देखते हैं। एज इट टर्न्ड आउट द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर, है ना। और हुआ क्या, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या बना, अकेला सुपर पावर बन गया पूरी की पूरी दुनिया का। बैक्ड बाय द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द यूएस, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज नाउ द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली। ठीक है, अब क्या हुआ, यूएसए क्योंकि जीत चुका था, और यूएसए के जीतने का मतलब क्या है, यूएसए के जीतने का मतलब क्या है, यूएसए की आइडियोलॉजी भी तो जीती, इसकी आइडियोलॉजी भी तो जीती। अरे बोलो भैया, आगे ना, यूएसए के जीतने का मतलब है उसकी आइडियोलॉजी भी जीती, और इसकी आइडियोलॉजी क्या थी, इकोनॉमिकली इसकी आइडियोलॉजी क्या थी, इकोनॉमिकली इसकी आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म, यानी कि सब चीजों को प्राइवेट कर दो, यानी कि क्या, कैपिटलिज्म, हर चीज प्राइवेट, आगे ना, ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, दूसरी तरफ अगर हम लोग पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिकली, तो यूएसए की आइडियोलॉजी क्या थी, डेमोक्रेसी। तो अब यूएसए क्या करने वाला है, अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या करने वाला है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब पूरे की पूरी दुनिया को बोलेगा कि भैया देखो, तुम सबको पता है कि मैं कौन हूं, मैं हूं परदादा। ठीक है, मैं जो बोलूंगा वही चलेगा। ठीक है, ना तुम्हारे दादा की चलेगी, ना तुम्हारे पापा की चलेगी, ना तुम्हारे खुद की चलेगी। ठीक है, तो अब सारे के सारे लोग क्या करो, कैपिटलिज्म की तरफ आ जाओ फटाफट फटाफट से, और नहीं आओगे तो पिटाई करके ले आऊंगा, तो बात मान लो। दूसरा क्या बोलेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि पॉलिटिकली सब लोग अपनी अपनी जो सिस्टम है वो क्या कर दो, डेमोक्रेसी की तरफ ले आओ। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है ये आगे। इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिकेम पावरफुल एडवाइजर्स टू ऑल दीज कंट्रीज सिंस दे गेव देम लोन्स फॉर देयर ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म। ठीक है, अब यूएसए क्योंकि अकेला सुपर पावर बचा हुआ था, तो यूएसए सबको कह रहा है कि इकोनॉमिकली सब लोग कैपिटलिस्ट बन जाओ। क्या बन जाओ, कैपिटलिस्ट। और कैपिटलिज्म में कन्वर्ट होने के लिए तुम्हारी हेल्प करेंगे दो इंस्टीट्यूशंस, जिसको हम लोग ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, पेपर में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास दो ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन है, एक है वर्ल्ड बैंक, क्या है, वर्ल्ड बैंक, और दूसरा क्या है हमारे पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं आप लोग। क्या, ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है इसको, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को, इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एक जगह का नाम है ब्रेटन वुड्स, वहीं पर ये दोनों की दोनों बिल्डिंग्स है, वर्ल्ड बैंक की भी और आईएमएफ की भी। इस वजह से इसको बोला जाता है ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन। 1944 में बनी है दोनों की दोनों, ईयर भी लिख लो 1944। ठीक है, अब ध्यान सुनो क्या है, यूएसए ने बोला सारे के सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज को, है ना, उन 15 कंट्रीज को जो टूट गई है, और दुनिया में और भी कंट्रीज जो कम्युनिस्ट वगैरह कंट्रीज है, उनको कहा कि भैया देखो ऐसा है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, है ना, लेकिन डायरेक्टली तो कर नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि दुनिया को दिखाना ना कि भैया मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। लेकिन यूएसए ने सबको ये कहा है कि कैपिटलिस्ट हो जाओ, और कैपिटलिस्ट होने में तुम्हारी हेल्प करेगा ये दो ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट ही कौन करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा बजट कौन देता है, सबसे ज्यादा पैसा कौन लगाता है, यूएसए। आईएमएफ में यूएसए। और क्या बोला, ये बोला कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तुम्हें फंड्स देगी, लोन देगी, लोन, है ना, मतलब मुनाफे के साथ वापस तो लेगा, इंटरेस्ट तो लेगा वापस। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के नाम से, आईएमएफ के नाम से। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ तुम्हारी हेल्प करेगी, ठीक है, तुम्हें लोन्स देगी, ताकि तुम कन्वर्ट हो जाओ किस में, फ्रॉम कम्युनिज्म, सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। पॉलिटिकली द नोशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज्ड एज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ। और पॉलिटिकली इसने क्या बोल दिया, पॉलिटिकली इसने बोल दिया कि भैया सोशलिज्म कम्युनिज्म तो खत्म हो ही चुका है, तो फटाफट से आप सब लोग चेंज हो जाओ किस में, डेमोक्रेसी में। लिबरल डेमोक्रेसी को अपना हथियार बना लो, अपना पॉलिटिकल सिस्टम बना लो, और इसी से पूरी दुनिया चलेगी, और उसके बाद पूरी दुनिया कन्वर्ट होती चलेगी लिबरल डेमोक्रेसी में और कैपिटलिज्म में। ठीक है, बड़े आगे अपन। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक की फोटो है, आप लोग देख सकते हो। चलिए आगे आते इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मीटिंग्स वगैरह हो रही है, ये देखो आईएमएफ। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा रीजन देखते हैं, थर्ड, द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मेंट द इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, यूएसएसआर का खत्म होना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी नई कंट्रीज का आना। नई कंट्रीज कौन सी, 15 की 15 नई कंट्रीज आएगी ना, 15 इंडिपेंडेंट न्यू कंट्रीज आएगी, आगे ना, जैसे लिथुआनिया अलग कंट्री बन जाएगी, अब लातविया अलग कंट्री, एस्टोनिया अलग कंट्री, मोल्डोवा अलग कंट्री, ब्रुसेल्स अलग कंट्री, यूक्रेन अलग कंट्री, रशिया अलग कंट्री, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सब अलग कंट्रीज बन जाएगी, जॉर्जिया अलग कंट्री बन जाएगी, आर्मेनिया अलग कंट्री बन जाएगी, अजरबैजान अलग कंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो ये 15 की 15 कंट्रीज क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, 15 डिफरेंट कंट्रीज हम लोगों को देखने को मिलती है। ऑल दिस कंट्रीज हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पायरेशंस एंड चॉइसेस, और अब यूएसएसआर के अंडर में नहीं है ये लोग, सारे के सारे अलग हो चुके हैं, तो इन सब की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, इन सब के अपने अपने डिजायर्स है, इन सब के अपने अपने एस्पायरेशंस है जिनको वो लोग फुलफिल करना चाहेंगे। Some of them, especially the Baltic and East European states, wanted to join the European Union and became part of the North Atlantic Treaty Organizations। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनो। ये जो 15 कंट्रीज है, 15 कंट्रीज जो है, ये लोग क्या होगी, इनके खुद के कुछ ना कुछ एस्पायरेशन डिजायर्स है। जैसे यूएसएसआर कब टूटा, जल्दी बताइए मुझे। यूएसएसआर टूटा 1991 में, और जैसे यूएसएसआर टूटा 1991 में, 1992 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम होता है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन जो है, इसमें बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, लेकिन अब यूएसएसआर टूट चुका, आगे ना। यूएसएसआर टूटने के बाद ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो यूएसएसआर का पार्ट थी, ये लोग भी क्या करेगी, अब ये लोग भी बोलेगी कि भैया हम लोगों को यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना है, जो कि 1992 में बना है। ठीक है, और यही लोग क्या करेंगे, ये लोग बोलेंगे कि अब हम लोगों को नाटो भी ज्वाइन करना है। और हम लोग देखते हैं ना, बाल्टिक स्टेट्स, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया 2004 में क्या करती है, 2004 में जाकर नाटो ज्वाइन कर लेती है। ऐसे ही बाकी लोग भी करेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। आज के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो रिसेंटली 2023 की अगर मैं बात करूं तो फिनलैंड जो है वो नाटो का पार्ट बन चुका है। ठीक है, तो 31 कंट्रीज है आज नाटो में। ठीक है, जब नाटो बना था तब उसमें कितनी कंट्रीज थी, मुझे जल्दी से बताइए आप लोग। द सेंट्रल एशियन कंट्रीज वांटेड टू टेक advantage of their geographical location and continue their close ties with Russia and also to establish ties with the West, the US, China and others। अब ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज वही 5 कंट्रीज, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो 5 कंट्रीज है, ये लोग कह रहे हैं कि भैया हम लोग अपने जोग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठाएंगे और सबके साथ दोस्ती करेंगे। कैसे, आइए दिखाता हूँ। इधर देखिए, ये है सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इन लोगों ने बोला कि भैया हमारी जोग्राफिकल लोकेशन इतनी बढ़िया है कि हम लोग रशिया के साथ भी क्या करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, मतलब इसके साथ भी फ्रेंडशिप करेंगे। कजाकिस्तान मतलब सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने कहा कि हम लोग चाइना के साथ भी मौज मस्ती करेंगे, हम लोग यूरोप के साथ भी मौज मस्ती करेंगे, यूएसए के साथ भी मौज मस्ती करेंगे, और बड़ी बड़ी कंट्री नीचे इंडिया वगैरह है उनके साथ भी, सबके साथ हम लोग हाथ मिलाएंगे, क्योंकि हमारा पोजीशन ही ऐसा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। हमारी लोकेशन इतनी अच्छी है, जोग्राफिकल लोकेशन इतनी अच्छी है कि हम लोग सबसे सराउंडेड है, तो हम लोग सबके साथ दोस्ती करके रहेंगे अब। ठीक है, चाहे वो यूरोपियन हो चाहे वो एशियन हो। ठीक है, सबके साथ हाथ मिलाएंगे, ये चीज़ बोली इन लोगों ने। आगे देखिए क्या इसका मतलब, क्या इसका मतलब हम लोग को ये दिख रहा है कि यूएसएसआर टूटने के बाद वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में चेंज कितना आ रहा है। ठीक है, thus the international system saw many new players emerge, each with its own identity, interest and economic and political difficulties। और ये क्या बोल रहा है, इसी वजह से हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत सारे नए नए प्लेयर्स आए, बहुत सारी नई नई कंट्रीज आई। ठीक है, ईच विद इट्स ओन आइडेंटिटी, इन सारी कंट्रीज की अपनी खुद की आइडेंटिटी थी, इनके अपने खुद के इंटरेस्ट थे, खुद के डिजायर्स थे, खुद की इच्छाएं थी, खुद का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफिकल्टीज थी। ठीक है, तीनों की तीनों चीज़ देख ली हम लोगों ने। देखता हूँ मैं कुछ बचा है क्या। चलिए, तो आज वाला टॉपिक जो है अपन करते हैं यहीं पर इसको एंड। आई होप कि आप लोगों को आज वाले टॉपिक में बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताना कि सर अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी बहुत। ठीक है, मज़ा आया है तो इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप सब लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।